एमए के विद्यार्थियों के लिए हम भारत में राज्य नामक पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। और पिछले दिनों हम भारत में राज्य इसके ऊपर जो ऐतिहासिक लेखन हुआ है उस पर चर्चा कर रहे थे। मसलन किस तरह से ऐतिहासिक कालक्रम में अर्थात प्राचीन काल से मध्यकाल तक राज्य की प्रकृति के ऊपर जो लिखा गया और या भारत में राज्य की प्रकृति के ऊपर जो ऐतिहासिक अन्वेषण हुआ है, पिछले 2 शताब्दियों में ऐतिहासिक काम हुआ है, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम जो प्राचीनतम राज्य की परिकल्पना है भारत में वैदिक राज्य की और उसके पश्चात मौर्य जो राज्य था उसकी प्रकृति का अध्ययन करेंगे, जो कि इस पाठ्यक्रम के दूसरे 2 पहलू हैं या बिंदु हैं। तो सबसे पहले हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में परंपरा क्या कहती है उस पर चर्चा करते हैं। तो हम ये पाते हैं जब इसको हम धार्मिक ग्रंथ देखते हैं प्राचीन काल के, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ जो वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं और बाद में पौराणिक ग्रंथ हैं वो, या कि हम बौद्ध साहित्य को देखते हैं, थोड़ा सा जैन साहित्य भी है जो इस पर थोड़ा इंगित करता है, तो हम ये पाते हैं कि राज्य की उत्पत्ति को लेकर के जो साहित्य है या कहें कि धार्मिक साहित्य है वो उन्हीं अवधारणाओं को संकेतित करता है जो पश्चिम में भी विकसित हुई। अर्थात जो मार्क्स की अवधारणा है राज्यों को लेकर और जो ये कहती है कि राज्य की उत्पत्ति अधिशेष से हुई है, उसी को कमोबेश बहुत सारा ब्राह्मण साहित्य संकेतित करता है। जैसे कि महाभारत का जो शांति पर्व है वो इस पे एक विस्तृत व्याख्या है। इसके अतिरिक्त कुछ पुराण भी हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जिसमें इसके बारे में जिक्र है, और कुछ स्मृति ग्रंथ भी हैं जो राज्य की उत्पत्ति पे चर्चा करते हैं। तो वहां सब हम क्या पाते हैं कि वो ऐसे कालखंड की कल्पना करते हैं जब राज्य नहीं था या कहीं परिवार भी नहीं था। जब हम सतयुग की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि परिवार नामक संस्था भी नहीं थी और राज्य नामक संस्था भी नहीं थी। इसके बाद शांति पर्व ये कहता है कि त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, अर्थात सामाजिक विभाजन नहीं हुआ था, और जब वर्ण व्यवस्था नहीं थी तो वर्ण व्यवस्था के नियामक के रूप में राजा भी नहीं था। तो जो ग्रंथ हैं वो इस बात को रेखांकित करते हैं संपत्ति, परिवार और सामाजिक वर्ग जो है वो राज्य या राजा की उत्पत्ति का मूल आधार है। ये बौद्ध साहित्य में भी ये बात आती है और वहाँ ये बात का उल्लेख है कि कृषि क्रांति के पश्चात जब अधिशेष की उत्पत्ति हुई और निजी संपत्ति का उदय हुआ तभी राज्य की उत्पत्ति आई। अर्थात जो मार्क्स कहते हैं कि निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए किसी एक को राजा बनाया गया और उसको कुछ देकर के, जिसको हम बाद में कर कहते हैं, जो एक संस्थानिक रूप ले लेता है, ये आशा की गई कि वो जो जिनके पास संपत्ति है उनकी रक्षा करेगा। तो राज्य की उत्पत्ति तब हुई है जब मनुष्य समाज में अधिशेष सरप्लस की उत्पन्न हुआ है और भारतीय परंपरा भी इस बात को स्वीकार करती है। अब इसमें जो वैदिक परंपरा के ग्रंथ हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो एक और चीज जोड़ देते हैं कि जब सरप्लस आया तो समाज की जटिलता पर उत्पन्न हुई और जो सामाजिक स्थिरीकरण हुआ तो राजा सामाजिक स्थिरीकरण की रक्षा के लिए भी है। मार्क्स भी इस बात को कहते हैं कि राजा जो है वो जो शक्तिशाली हैं, जो प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों के हितों के संवर्धन के लिए ही राज्य पैदा हुआ या राजा कार्य करते रहे। तो इसमें जो एक विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख आता है कि ब्रह्मा ने राज्य की उत्पत्ति वर्णाश्रम धर्म के नियामक के रूप में की या वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए की। यदि आप प्राचीन काल के शासकों के प्रशस्ति ग्रंथों को देखें या प्रशस्ति अभिलेखों को देखें, जिन्हें प्रशस्ति काव्य भी कहा जाता है, तो ये पाते हैं कि वो लगातार एक बात का दावा करते हैं शासक कि वो वर्णाश्रम धर्म के नियामक हैं। अर्थात ये एक बहुत बड़ी राजा की कसौटी है। गौतमीपुत्र शातकर्णी का अभिलेख देख लें या खारवेल का अभिलेख देख लें या रुद्रदमन का अभिलेख देख लें, ये सब जो है वर्णाश्रम धर्म के व्यवस्थापक के रूप में अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो इससे क्या मायने निकले कि जो राज्य था वो संपत्ति की रक्षा के लिए, सामाजिक अनुक्रम की रक्षा के लिए और परिवार नामक संस्था की रक्षा के लिए व्युत्पन्न हुआ था। जैसे विष्णु पुराण में एक कथा भी है वेन नामक राजा की, उसको ऋषियों ने क्रुद्ध होकर मार दिया। तो उसके पश्चात जो निर्धन थे उन्होंने धनिकों के घरों पर आक्रमण कर दिया और उनको लूटने लगे और उस
उस लूटपाट और आगजनी से जो धूल की आंधी उड़ी वो सर्वत्र छा गई और सारे आकाश को उसने ढक लिया। इसका मतलब ये है कि ये इंगित किया गया है कि शासक के न होने पर जो संपत्तिवान लोग हैं उनकी रक्षा करना असंभव हो जाता है या अराजकता फैल जाती है। तमिल रत्न तिरुक्कुरल में भी हम ऐसा जिक्र पाते हैं और उसमें कहा गया है कि जो राजा है वो धन के अर्जन, धन के रक्षण और वितरण का सामर्थ्य रखता है। जो धर्म था वो भी संपत्ति, परिवार संबंधी नियमों के पालन को जोर देता था। हम ये पाते हैं कि किसे पाप कहा गया है, पर स्त्रीगमन को पाप कहा गया है, पर जो है धन को लालच की दृष्टि से देखने को पाप कहा गया है। तो ये जो संकल्पना है वो समाज में धन और परिवार की रक्षा के लिए विकसित की गई संकल्पना है और राजा को धर्म का रक्षक कहा गया है। तो प्रकारांतर से हम क्या पाते हैं कि जो राजा है वह क्या कर रहा है, वो संपत्ति और परिवार की रक्षा कर रहा है, इसलिए वो उसको धर्म रक्षक कहा गया है। या पुराणों में जैसा कहा गया है कि राजा समस्त धर्म जो है वो राजा में आश्रय पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि धर्म अर्थात संपत्ति और परिवार की रक्षा है तो वो किसके जरिए हो रहा है, राजा या राज्य के जरिए हो रहा है। और यदि राजा और राज्य ये काम नहीं करेंगे तो संसार भर में अराजकता फैल जाएगी। तो एक जो हम अधिशेष की उत्पत्ति को या संपत्ति को राज्य की उत्पत्ति से जोड़ते हैं वो बात हम प्राचीन भारत के ग्रंथों में पाते हैं। दूसरी बात जो हम जो 19वीं शताब्दी का यूरोप का ये है एनलाइटनमेंट है, प्रबोधन है, उसमें एक और हम अवधारणा को उत्पन्न होते देखते हैं, वो है सामाजिक समझौते की अवधारणा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो किस तरह से भारतीय परंपरा में अभिव्यक्त हो रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात राज्य की उत्पत्ति की वो अवधारणा जो ये मानती है कि राज्य और राजा आम जन और व्यक्ति विशेष के बीच में एक समझौते का परिणाम है। जब आम जन को, सामान्य लोगों को, ये नागरिकों को यह अनुभूत हुआ कि वो अपनी रक्षा करने में कतई अक्षम है, तो उन्होंने अपने में से एक को चुन लिया और उसको कर के रूप में संपत्ति का हिस्सा देकर के इतना शक्तिशाली बनाया कि वह उन सबकी रक्षा कर सके। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी है वो भी हम भारतीय परंपरा में पाते हैं। जैसे कि इसका जिक्र बौद्ध साहित्य में बहुत मिलता है। उसमें यही कहा गया है कि जिस तरह से जो रूसों का राज्य पूर्व की अवस्था है उसका बौद्ध साहित्य खासतौर से अंगुत्तर निकाय में उल्लेख मिलता है, जहाँ ये कहा गया है कि प्रारंभ में मनुष्य समाज जो था वो शांति प्रिय था और वहाँ किसी भी प्रकार का युद्ध, आगजनी, हिंसा और पाप और छीना झपटी नहीं थी। उसके बाद समाज का पतन हुआ और फिर वो अवस्था आई जिसको हम हॉब्सियन स्टेट कहते हैं, या जिसका उल्लेख हॉब्स ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी में किया है। लोग एक दूसरे को से छीनने लगे, लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे और लोग एक दूसरे को मारने को उतारू हो गए। तो ऐसी अवस्था में बहुत अंगुत्तर निकाय कहता है कि राज्य की अवधारणा का जन्म हुआ और सामूहिक रूप से जन ने मिलकर के उनमें से एक को जो योग्य था, जो सुदर्शन था, जो सर्वप्रिय था, उसको शासक चुना। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि ये जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत बौद्ध साहित्य में मिलता है वह राजा को बलशाली होने की अपेक्षा लोकप्रिय और सुदर्शन होने की वकालत करता है। तो इस प्रकार दोनों परंपराएं, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत और राज्य की उत्पत्ति का माफ कीजिएगा सामाजिक समझौते का सिद्धांत हम भारतीय परंपरा में पाते हैं।